जय हिंद बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल, मध्य प्रदेश। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। ये ऐसे प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है एवं आपके पाठ्य पुस्तक में ये दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? आपको एक टेस्ट करना है जिसमें आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। एक परख नली में आश्रित जल है, दूसरे में अम्लीय विलयन है और तीसरे में क्षारीय विलयन है। और इसका टेस्ट करने के लिए आपको एक लाल लिटमस पत्र दिया गया है। एक ही लिटमस पत्र दिया गया है, वो कौन सा है? लाल लिटमस पत्र है। और इसी के माध्यम से आपको इन तीनों की पहचान करना है। तो चलिए देखें किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं, कैसे परीक्षण करेंगे। लेकिन परीक्षण करने के पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप लिटमस पत्र पर अम्ल या क्षार का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो ये जो शब्द है ये आपको याद रखना है। ये शब्द जो मैं लिख रहा हूं ट्रिक के रूप में आप याद रखिएगा हमेशा। सबसे पहला शब्द है अनिल। कौन सा शब्द आपको याद रखना है? अनिल। ये अनिल शब्द आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा हमेशा। और दूसरा शब्द है छलनी। पहला शब्द हो गया अनिल, अम्ल के लिए अनिल हो गया, और दूसरा क्षार के लिए जो शब्द याद करना है आपको छलनी। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है या नीले को लाल करता है। बस आपको ये 2 शब्द याद रखना है हमेशा के लिए। चाहे कंपटीशन हो या कहीं भी ये प्रश्न आए तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ये 2 शब्द याद रखे रहेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है या नीले को लाल करता है। चलिए देखें ये ट्रिक में शब्द मैंने लिखा है अनिल और छलनी। तो कैसे ये काम करेंगे ट्रिक? देखिए, आ से अम्ल, अम्ल के लिए मैंने बताया अनिल और क्षार के लिए मैंने बताया छलनी। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। अर्थात अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। बिल्कुल क्लियर? अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। और छलनी में छा से क्षार, छा से हम क्या मानेंगे? क्षार मानेंगे। ला से लाल और नी से नीला। अर्थात क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। तो बिल्कुल पूरा कंफ्यूजन आपका यहां से दूर हो जाएगा। आ नील, आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। अर्थात अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। छलनी में क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। ला से लाल और नी से नीला। तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करें कि किस तरीके से हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमें जो एक लाल लिटमस पत्र दिया गया है उसे हमें 3 भागों में बांट लेना है। कितने भागों में? 3 भागों में बांट लेना है। एक ही लिटमस पत्र को हम 3 भागों में बांट लेंगे। अब 3 में से हमारे पास 3 परख नलियां हैं। एक में आश्रित जल है, दूसरे में अम्लीय है, तीसरे में क्षारीय है। हमारे पास है लाल लिटमस पत्र। तो तीनों में हम एक एक भाग डुबोएंगे। तीनों परख नलियों में हमने जो 3 भाग किए हैं लाल लिटमस पत्र के, तो एक एक भाग प्रत्येक परख नली में हम डुबोएंगे। जो लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, देखिए लाल लिटमस पत्र है, अब उन तीनों में से एक तो क्षारीय है, तो जो क्षारीय होगा वो क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो हमारा पहला विलयन तैयार हो गया। हमको कंफर्म हो गया जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर दिया वो क्या होगा? क्षारीय होगा। अब हमारा क्षारीय अलग हो चुका है। अब 2 बचे, अम्लीय और उदासीन अर्थात आश्रित जल। तो अब क्या करेंगे? जो क्षारीय विलयन वाले परख नली में हमने लाल लिटमस पत्र डाला था जो कि अब नीला हो चुका है,
उस नीले लिटमस पत्र को निकालकर हम फिर से उसके 2 भाग करते हैं। ध्यान रखिएगा, नीले लिटमस पत्र को निकालकर हम अब इनको क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। अब ये जो 2 भाग बांटे हैं हम, इसको क्या करेंगे, जो 2 परख नलियां बची हुई हैं उनमें हम इनको डुबोएंगे। अब हमारा जो लिटमस पत्र है वो कैसा हो गया है, अब वो नीला हो गया, अब लाल नहीं है वो कैसा हो गया है, अब वो नीला हो गया है। तो अब इस नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे, हम 2 जो परख नलियां शेष बची हुई है उनमें हम इसको डुबोएंगे, और जिस परख नली का लिटमस पत्र फिर से लाल हो जाता है तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय क्या करता है, अम्लीय देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अब हमारे पास नीला था, नीला लाल हो गया, अर्थात वह विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और एक और जो शेष परख नली बची थी उसका विलयन कैसा होगा, वो आसुत होगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ऐसा प्रायः घर में कहा जाता है। आप लोगों ने भी अपने घरों में सुना होगा कि जो पीतल एवं तांबे के बर्तन हैं उनमें दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो जो पदार्थ है वो खराब हो जाता है। किस वजह से होता है, तो हम जानते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। क्या होता है, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। ये अम्ल पीतल एवं तांबे से अभिक्रिया करके विषाक्त धात्विक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विषाक्त धात्विक यौगिक बनाते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर प्रायः हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसका उदाहरण देखें, तो जब जिंक की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। जिंक सल्फेट का निर्माण होता है एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। देखें यहां सूत्र दिया हुआ है, ये पूरा समीकरण देखें। H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, AQ लिखा है, AQ अर्थात एक्वस जलीय विलयन। किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, जिंक के साथ, Zn के साथ सॉलिड स्टेट में, S अर्थात सॉलिड स्टेट। ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, किसका निर्माण होता है, ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। एक्वस फॉर्म में है, ये जलीय विलयन है, और साथ ही साथ यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2G अर्थात गैस के फॉर्म में है। तो यह है इसका समीकरण, उदाहरण। अब इसमें कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसमें पूछ रहा है इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो हाइड्रोजन गैस जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में लाने पर आवाज के साथ जलती है। ध्यान रखेंगे, आवाज होती है, जैसे पटाखा फोड़ते हैं तो उसी तरीके से धीमी आवाज होती है। तो जब हाइड्रोजन गैस जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में लाया जाता है तो आवाज के साथ जलेगी। इससे सिद्ध होता है कि यह कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगला प्रश्न, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहां हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। एक धातु यौगिक है, वह किसके साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, और जो इससे गैस उत्पन्न हो रही है वह जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। और यहाँ एक और क्लू दिया गया है कि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है। अर्थात 2 चीजें हमको मिल गई यहां से। उत्पाद के रूप में हमको क्या मिल गया, कैल्शियम क्लोराइड मिल गया, और
एक और यहां गैस मिल गई। कौन सी गैस? जो मोमबत्ती को बुझा देती है। तो ये गैस है जो मोमबत्ती को बुझा देती है, यह है CO2 गैस। तो दो चीजें हमको पता चल गया कि उत्पाद में क्या क्या है हमारे पास। एक ये है कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2 यहां हमको पता चल गया है उत्पाद। और एक CO2 गैस का भी हमको पता चल गया है कि ये CO2 गैस क्या करती है, ये मोमबत्ती को बुझा देती है। तो ये क्या है? CO2 गैस है। तो ये दो चीजें पता चल गई। अब हमको देखना है कि यहाँ और क्या हो सकता है जिससे ये HCl की क्रिया होती है। तो चूंकि यहाँ कैल्शियम है तो थोड़ा सा हम यहाँ गैस कर सकते हैं कि ये कैल्शियम है, तो जो यौगिक होगा उसमें भी कैल्शियम होगा। तो यहाँ क्या है? ये कैल्शियम से बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां आप समीकरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया होती है HCl के साथ। किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया होती है HCl के साथ। किसका निर्माण होता है? कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहां मुख्य ये जो धातु यौगिक A है, इस A धातु यौगिक का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखें। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो है वो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और क्षार जो होते हैं वो जल में घुलने पर OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये बेसिक चीज है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब प्रश्न की बात करते हैं। तो HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो उसकी वजह है HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या करते हैं? ये जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जिसके कारण विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित होते हैं। विलयन अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि वो जो HCl या HNO3 है वो जलीय विलयन में आयनित होते हैं और आयनित होकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से उनमें अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित होते हैं। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, इसलिए उनके विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। अर्थात अल्कोहल एवं ग्लूकोज आयनित नहीं होते हैं, हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इनमें अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल एक लाइन में, आयनित नहीं होते हैं ग्लूकोज एवं अल्कोहल, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, और जब हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न होगा तो उनमें अम्लीयता के अभिलक्षण भी प्रदर्शित नहीं होंगे। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं। विद्युत के चालन के लिए आवश्यक है कि उनमें क्या हो? आयन हो। तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है किसमें? अम्ल के जलीय विलयन में किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है, जो विद्युत के वाहक होते हैं। इस कारण से वे विद्युत का चालन करते हैं। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि अम्ल क्या करता है? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, आयनित होता है, और आयनित होगा तो निश्चित रूप से विद्युत का वाहक होगा, और इस कारण से वो विद्युत का चालन करते हैं। और जो आयनित नहीं होगा वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। आयनित नहीं होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होगा, OH- आयन उत्पन्न नहीं होगा, जिसके कारण वह विद्युत का चालन नहीं करेगा। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो गैस है, HCl अम्ल है या फिर जो लिटमस पत्र है, उन दोनों में से ये चूंकि दोनों शुष्क हैं, दोनों ड्राई हैं, दोनों सूखे हुए हैं, इसलिए इनमें हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन के निर्माण के लिए आवश्यक है कि जल हो, जल की उपस्थिति आवश्यक है, पानी होना चाहिए,
यदि जल नहीं है तो वह हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा, और यदि हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो वह लिटमस पत्र के रंग को भी नहीं बदलेगा। क्योंकि यहाँ दोनों शुष्क हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह भी शुष्क है और लिटमस पत्र भी शुष्क है, दोनों शुष्क हैं, जल की उपस्थिति यहाँ नहीं है। इस वजह से यह अम्लीयता के जो लक्षण है वह नहीं शो करेगा। अम्लीयता के लक्षण के लिए या इनके लिए जरूरी है कि ये इनके पास क्या हो, जल हो। इसलिए उत्तर देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के साथ हाइड्रोजन आयन नहीं बनाती, इस कारण उसका रंग नहीं बदलता है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? तो हम जानते हैं अम्ल का तनुकरण करना अर्थात बहुत ही साधारण भाषा में कहें तो अम्ल को पतला करना। अम्ल यदि गाढ़ा है, बिल्कुल साधारण भाषा में बता रहा हूं आपको कि अम्ल यदि गाढ़ा है उसे हमें क्या करना है, तनु करना है, पतला करना है। तो यह जो क्रिया है वह अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तथा इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तनुकरण के क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल में मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती जाती है वह जल के द्वारा शोषित कर ली जाती है, इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं। अब मान लीजिए हम अम्ल को जल में ना मिलाएं, क्या करें, जल को अम्ल में मिला दें, तो क्या होगा, ऊष्मा बहुत ज्यादा निकलेगी। जिसमें हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में या जिस भी पात्र में, वह ऊष्मा के कारण फूट भी सकता है। इसके अलावा हमारे ऊपर भी इसके कुछ हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में मिलाने से क्या होगा, जो गर्मी उत्पन्न होती है वह जो जल है वह क्या करती है, उसको शोषित कर लेती है, जिस वजह से यह प्रक्रिया बहुत आसानी से संपन्न हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करेंगे हम तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है पतला करने पर या तनु करने पर कम हो जाएगी। जब NaOH विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? NaOH क्या है, क्षार है। अब इसमें हम और क्षार मिलाएंगे जब, तो क्या होगा, क्षार क्या करता है, कौन सा आयन उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। तो जब पहले से ही क्षार है हमारे पास, उसमें हम और अधिक क्षार जब मिलाएंगे तो किसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखें। आपके पास दो विलयन A और B हैं। विलयन A के pH का मान 6 है एवं विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है? चलिए इसका उत्तर देखें। ये नीचे आपके पास आपके सामने pH स्केल बना हुआ है। pH स्केल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो pH स्केल के माध्यम से हम बता सकते हैं कि किसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। तो देखिए pH स्केल में ये 0 से 14 14 तक की संख्या है। इनमें से 7 जो होता है वो उदासीन होता है। 7 क्या होता है, 7 उदासीन होता है। और साथ ही 7 से कम अर्थात 6 5 4 3 2 1 0 ये अम्लीय होते हैं। और 7 से अधिक 8 9 10 11 12 13 14 ये क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। अब इनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं, कहाँ, 7 से 8 9 10 11 12 13 14 ये क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। अब इनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं, कहाँ,
ये इस साइड, मतलब 7 से 0 की तरफ, 7 से कम की तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इधर बढ़ती जाती है। ध्यान रखेंगे, किसकी सांद्रता बढ़ती जाती है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। और इधर आगे देखेंगे तो आगे इधर 7 के बाद 8 से 14 तक OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाती है। अब देख लीजिए विलयन के आधार पर बताइए कैसे होगा। तो विलयन ए क्या है? 2 विलयन है। ए का पीएच मान 6 है, तो ये देखिए ए है, ए का विलयन का जो पीएच मान है 6 है और बी का 8 है, ये बी का 8 है। तो देखिए अब क्या होगा, कैसे बताएंगे हम? ए का 6 है अर्थात यह क्या है? यह अम्लीय है। और 8 बी का है तो ये क्या है? क्षारकीय है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में ज्यादा होगी? निश्चित रूप से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अम्ल में ज्यादा होगी, 7 से कम की तरफ। तो 6 में विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। अब बताना है दोनों में से कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। तो जिसका पीएच मान 7 से कम है वह अम्लीय होता है, इसलिए ए जो विलयन है जिसका पीएच मान 6 है वह अम्लीय है, और विलयन बी जिसका पीएच मान 8 है वह क्या है? क्षारीय है। क्योंकि 7 से अधिक 14 तक जिनका पीएच मान होता है वो क्षार होता है। अगला प्रश्न, H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी हमने पीएच स्केल देखा, तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है, जबकि H प्लस आयन की सांद्रता कम होने पर क्षारकीय प्रकृति बढ़ती है। ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम 7 से नीचे जाते हैं 0 की तरफ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, और हाइड्रोजन आयन की जब सांद्रता बढ़ती है तो उसकी अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती जाती है। और जब 7 से ऊपर की बात करें तो उधर H प्लस आयन की सांद्रता कम होती जाती है, अर्थात उधर क्षारकीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो जिधर ज्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वह ज्यादा अम्लीय होगा, जिधर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है वो कम अम्लीय होगा। अगला प्रश्न, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हां तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? क्या वजह है? तो हाँ, क्षारकीय विलयनों में भी H प्लस आयन होते हैं, लेकिन उनमें H प्लस आयनों की अपेक्षा OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए वे क्षारकीय होते हैं। अर्थात क्षारकीय विलयन जो है उसमें भी H प्लस आयन होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है। मात्रा किसकी ज्यादा होगी? मात्रा ज्यादा होती है OH माइनस आयन की, जिस वजह से वो क्षारकीय होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि क्षारकीय विलयन में सिर्फ OH माइनस आयन ही होंगे। OH माइनस आयन भी होंगे, H प्लस आयन भी होंगे, लेकिन OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, इसलिए वो क्षारकीय होते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता कम होती है। अगला प्रश्न, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? तो ये जितनी चीजें हैं ये सब क्षारीय हैं। अर्थात क्षार का उपयोग कब होता है? हम लोगों ने पढ़ा है उदासीनीकरण की क्रिया। तो क्षार का उपयोग कब होगा? अम्लीयता को कम करने के लिए। तो जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय होगी तो उस स्थिति में किसान बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करेगा, जिसकी वजह से जो उसकी अम्लीयता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसकी मिट्टी की अम्लीयता कम हो जाएगी और वह अपनी खेती अच्छे से कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे ये सब चीजें क्षारीय हैं। क्षारीय जो ये पदार्थ हैं इनका उपयोग अम्लीयता को कम करने के लिए होता है। अगला प्रश्न, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं।
अगला प्रश्न, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो क्लोरीन से कौन अभिक्रिया करता है? बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वह क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हमको क्या करना है? इसे हमें गर्म करना है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यह है सोडियम कार्बोनेट, H2O प्लस CO2 गैस यहाँ निकलती है। तो यह है इसकी अभिक्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए ये देखिए CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसकी जल के साथ अभिक्रिया होगी 1.5 डेढ़ H2O के साथ, 1.5 H2O के साथ इसकी अभिक्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा? जिप्सम का निर्माण होगा। ये जिप्सम है CaSO4 2H2O। ध्यान रखेंगे CaSO4 2H2O हाफ, ये जो है यहाँ CaSO4 हाफ H2O किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और CaSO4 2H2O जिप्सम का होता है। दोनों का ये इस चीज का ध्यान रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O और जिप्सम में 2H2O होता है। तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O दोनों मिलते हैं और CaSO4 2H2O अर्थात जिप्सम का निर्माण करते हैं। जिप्सम कठोर होता है। हम लोगों ने प्लास्टर देखा होगा, जब प्लास्टर हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है वो यही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल के साथ होती है और जल के साथ क्रिया होने के बाद देखा होगा आपने वो कितना कठोर हो जाता है। और ये जो कठोर है यही है जिप्सम, ये CaSO4 2H2O। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखें और इनका रिवीजन बार बार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।